द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत है। आप लोग हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक भर्ती अर्थात सुपर टेट की तैयारी को कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिस सेट हम आप लोग के समक्ष लेकर उपस्थित हैं। इसके प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें 150 प्रश्नों को देखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो पहला प्रैक्टिस सेट, इसका पहला प्रश्न और दूसरा तीसरा प्रश्न जो है ये गद्यांश से लिया गया है। तो हिंदी का गद्यांश है। आप लोग इस गद्यांश को पढ़ेंगे जो कि हमारे द्वारा इसको पढ़ लिया गया है। उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसको भी पढ़ लिए होंगे। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और पहला प्रश्न जो कि गद्यांश का है, इसमें पूछा गया है कि सौंदर्य की परख की जाती है। तो किससे सौंदर्य की परख की जाती है ये बताना है। गद्यांश को पढ़े होंगे और अगर नहीं पढ़ पाए होंगे तो वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो सौंदर्य की जो परख की जाती है वो मनोहरता के आधार पर की जाती है। गद्यांश के अनुसार ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न। इसमें कहा गया है कि कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है। तो गद्यांश के अनुसार जो कालिदास की के प्रकृति वर्णन किया गया है, ये किया गया है उसकी मनोहरता पे, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न भी गद्यांश से ही है। इसमें जो गद्यांश था उसका उपयुक्त शीर्षक क्या है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग आंसर देते रहेंगे। तो इसमें जो उपयुक्त शीर्षक है उपयुक्त गद्यांश का, वो शीर्षक है आपका साहित्य और सौंदर्य। ऑप्शन नंबर पहला ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, साहित्य और सौंदर्य। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ से अब आपके ग्रामर पोर्शन की प्रश्न को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ बताना है। मित्र होता है, महापंडित होता है, महामूर्ख होता है या शत्रु होता है। तो अक्ल का दुश्मन जो होता है उसका मुहावरे का अर्थ जो होता है महामूर्ख उसको कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी महामूर्ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो चलिए देखते हैं क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है इस प्रश्न का। तो सबसे पहले बात करते हैं तेज की। तो तेज जो शब्द है ये क्रिया विशेषण ही है। आपका प्रश्न का जो आंसर होगा पहला ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो तेज लिखा है यही जो है आपका क्रिया विशेषण है। अगला जो बुद्धिमान लिखा गया है, बुद्धिमान मीठा जो है, ये बुद्धिमान जो है मीठा है, ये सभी क्या है गुणवाचक विशेषण है, ये भी ध्यान रखिएगा। और वहीं पे जो पहला लिखा गया है ये क्रमसूचक विशेषण है। ठीक, तो यहाँ पे पहला ही सही होगा। अगला लेते हैं। अगला है मिठास जो शब्द लिखा गया है, मिठास में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। बात करते हैं प्रत्यय की। तो प्रत्यय जो शब्द होता है ये मूल शब्द या धातु शब्द जो होते हैं उसके पीछे लगकर शब्द को परिवर्तित कर देते हैं, उसी को प्रत्यय कहा जाता है। और जो शब्द या मूल शब्द जो होते हैं उनके आगे जो लगता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। ठीक, तो बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है मिठास में। तो आस प्रत्यय, मीठा में आस लगा है तो मिठास हो गया है। ठीक, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आस लगा है मीठा में तो मिठास हो गया है। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद कौन सा है। पहला ऑप्शन जो कि लिखा गया है सत्या प्लस ग्रह, फिर लिखा गया है सत्य प्लस आग्रह, फिर सी में लिखा गया है सत्य प्लस ग्रह, और डी में लिखा गया है सत्य प्लस आग्रह। तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा इसका। और ये जो है सत्याग्रह ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है। लेकिन इसका संधि विच्छेद जो करेंगे वो सत्य धन आग्रह हो जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सा पद जो है बंध का भेद नहीं है, पदबंध का भेद नहीं है, इसमें बताना है। ये ध्यान देना है, जो नहीं है उसी को बताना है, अन्यथा गलत हो जाएगा प्रश्न आपका। तो यहाँ पे बात करते हैं अव्यय जो पदबंध का भेद नहीं है,
यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का अव्यय पदबंध इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की तरफ। और 9वें प्रश्न में पूछा गया है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हों, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पढ़ते रहिए। आप लोग तैयारी को मजबूत करते रहिए और हमारे साथ रोज़ाना ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हल करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी पता चल जाए कि हमारे द्वारा जो है सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को कराया जा रहा है। तो 9वें का ऑप्शन नंबर जो सही होगा, राजपुत्र में जो समास होगा वो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास जो होता है, ऑप्शन इसका राजपुत्र में तत्पुरुष समास होगा। लेकिन बात करते हैं तत्पुरुष समास की, तो इसमें जो अंतिम पद जो होता है वो प्रधान होता है और उसी को ही तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक, तो पुत्र जो इसमें है अंतिम पत्र है, अंतिम पद है, तो ये जो है इसका प्रधान पद है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलिए पहला ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा। तद्भव का रूप बताना है जो हिंदी में होता है। तत्सम जो संस्कृत शब्द से बना होता है उसको तत्सम कहते हैं। तद्भव जो होता है हिंदी शब्द से बना होता है। तो ये शब्द आपको ढूंढना है। तो 10वें का कौन सा सही होगा। अच्छा प्रश्न है। बात करते हैं पक्ष के तद्भव की, तो इसका पंख हो जाएगा। ठीक, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये पक्ष जो लिखा गया है ये तद्भव तत्सम लिखा गया है और उसका जो तद्भव होगा वो पंख हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का है, भयानक रस का है, बीभत्स रस का है या फिर रौद्र रस का है। 11वें में बताना है कौन सा प्रश्न आपका सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बात करते हैं जुगुप्सा रस की। तो जुगुप्सा रस जो होता है इसका स्थायी भाव बीभत्स होता है। तो इसका जो सही होगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जुगुप्सा का स्थायी भाव बीभत्स हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ लिख लेते हैं और अन्य को भी। तो यहाँ पे जो अद्भुत पहला वाला है रस, इसका स्थायी भाव विस्मय होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय होता है। और वहीं पे भयानक का स्थायी भाव भय होता है। और बात करते हैं रौद्र की, तो रौद्र का जो स्थायी भाव होता है क्रोध होता है। लेकिन इसका जुगुप्सा का बीभत्स होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिसका पुत्र पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताना है। पुत्राहीन, माफ कीजिए, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, पुत्र नहीं है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, गलत हो गया था। तो शत्रुहीन कहेंगे, अशत्रु कहेंगे, निशत्रु कहेंगे या अजात शत्रु कहेंगे। तो 12वें में जो जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा आपका अजात शत्रु हो जाएगा। डी प्रश्न का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो डी ऑप्शन अजात शत्रु होने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो रघुराई। तो चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार पूछा गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है या फिर रूप का अतिशयोक्त अलंकार होगा। 13वें में ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पे जहाँ कहीं पर उपमेय से उपमान के रूप में उपमान की तुलना जो होती है उपमान से करा दिया जाता है, तो वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। तो यहाँ पे चरण का जो उपमेय से उपमान की तुलना कराई जा रही है, यानी कि कमल का जो कमल जो है वो भगवान विष्णु के पैरों के समान है। ठीक, तो यहाँ पे तुलना कराई जा रहा है। तो सी ऑप्शन इसका रूपक सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है। जैसे पौधा है, लड़का है, प्राण है, पुस्तक है। तो इसमें कौन सा बहुवचन है। तो चलिए देखते हैं बहुवचन का तात्पर्य क्या है। तो कुछ उदाहरण को भी हम बता देते हैं जो बहुवचन के श्रेणी में आते हैं। जैसे आपका ये सब, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो प्राण, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राण जो होता है अपने आप में बहुवचन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहीं पे बात करते हैं नेत्र की, आंसू की, लोगों की, दर्शन की, होंठ की। तो ये सारे क्या हैं, बहुवचन है। जबकि यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा गया है पौधा, लड़का, पुस्तक, ये सभी एक वचन की आएंगे। ठीक,
तो पहले सी ऑप्शन इस प्रश्न का प्राण सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान है, बालक है, सुंदर है, मनुष्य है। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा में एक समूह की बात होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो जातिवाचक संज्ञा जो होगा आपका ये जवान हो जाएगा, बालक हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य की श्रेणी में सभी आ जाएंगे, बालक की श्रेणी में छोटे बड़े एकदम छोटे बालक सभी आ जाएंगे, और वहीं पे जवान में जो सीनियर जवान होंगे, जूनियर जवान होंगे और जो अधिकारी जवान हो सभी शामिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सुंदर जो लिखा गया है ये आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके सही होने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संस्कृत का है और संस्कृत के पोर्शन को हम लोग स्किप करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसके सर है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। 10 प्रश्न आप लोग इसको अगर सॉल्व करना है 10 प्रश्नों को, तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे इसके पीडीएफ को डाल दिया जाता है, आप लोग इसके पीडीएफ को लोड करके पूरा पीडीएफ जो है पेपर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश के पोर्शन को। इंग्लिश के पोर्शन में केवल हम आंसर को बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर को जो है देते रहेंगे। तो 26 से लेकर के 30 नंबर तक जो है पैसेज हैं, पैसेज को आप लोग पढ़ेंगे। पहला पैसेज जो एक रूप में है यहाँ पे दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं अगली तरफ, इसको भी पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पे ए नंबर का पैसेज कंप्लीट होता है। चलते हैं बी की तरफ, बी में इसको पढ़ लिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ, इसको भी पढ़ लिए होंगे, बी भी कंप्लीट होता है। सी पे चलेंगे, अगर आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हो तो वीडियो को रोक करके पढ़ लिया करेंगे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, सी भी कंप्लीट हो गया। अच्छा अभी थोड़ा नीचे है, इसको भी पढ़ लीजिए। चलिए चलते हैं 26वें नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक। तो प्रश्न नंबर 26 को लेते हैं। तो पैसेज आप लोग पढ़ लिए होंगे, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर भी डी, ये राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 28 का, तो इसमें भी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एडवर्ब क्लास का ये रूप होगा, ठीक, जो अंडरलाइन किया गया है ये एडवर्ब क्लास का रूप है। अगला प्रश्न है 29 का, तो इसमें भी 29 नंबर में भी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं पैसेज के आखिरी प्रश्न पे, और 31 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन लिखा गया है, पढ़ लीजिए। ये 2 ऑप्शनों के बाद ये 2 ऑप्शन नीचे लिखे गए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ेंगे 31 नंबर पे। 31 नंबर प्रश्न में जो है ये आपके यहाँ से ग्रामर के पोर्शन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है, तो सबसे पहले 2 स्थानों को भरना है, पहला यहाँ होगा दूसरा यहाँ। तो उसके बाद लिखा है ऋतु इज, उसके बाद ब्लैंक है मोस्ट एक्टिव गर्ल इन, उसके बाद फिर स्पेस है फैमिली। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ऋतु इज, यहाँ पे द भरा जाएगा, ठीक। अगला फिर गर्ल इन द फैमिली होता है, यहाँ भी दे भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बी सही होने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 32वां नंबर जो है, इसमें पूछा गया है क्योरिड, जो इसका मीनिंग्स जो होता है वो क्या होता है, क्योरिड की मीनिंग क्या है। तो क्यूरी से क्यूरिड बना है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला है, एक्सट्रैक्ट, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है करेक्ट मीनिंग को जो है यहाँ पे जो फ्रेज है उसका सही फ्रेज को ढूंढकर हमको लिखना है। चलिए देखते हैं, फूड द बिल, तो इसका फ्रेज सही फ्रेज जो होगा वो क्या होगा। 33 का ऑप्शन नंबर सी प्रश्न सही हो जाएगा, टू पे, ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। 33 के बाद 34 पे आते हैं। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, जो फोनिक्स होता है उसमें किस साइंस का अध्ययन किया जाता है, साउंड्स का, रीडिंग का, प्रोनाउंसिएशन का, या फिर राइटिंग का।
तो इसका तात्पर्य यह है कि फोनेटिक मतलब होता है ध्वनि, ठीक है, एक मिनट। फोनेटिक का मतलब होता है ध्वनि से, तो ध्वनि जो होता है साउंड से होती है। ऑप्शन नंबर पहला है इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चूज द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये जो शब्द लिखा गया है इसका सिनोनिम आपको बताना है। प्रूफ होगा, कंक्लूजन होगा, इंड होगा, अनसक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पे 35 नंबर का ऑप्शन नंबर बी प्रश्न हो जाएगा। कंक्लूजन इसका राइट आंसर होगा, जो कि इसका सिनोनिम ये होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में है अ पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री इज कॉल्ड। 36 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 37 में, इसमें बताना है आपको जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण, मतलब जो है इसको बनाना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको बनाना है, जो कि नीचे सेंटेंस लिखा गया है द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये जो बन जाएगा आपका द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, इसको जब जो है बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होगा द बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं 38 नंबर को। तो 38 नंबर में इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें कौन सा ये जो नीचे वाक्य लिखा गया, सेंटेंस लिखा गया है, ये किस टेंस का वाक्य लिखा गया है। जैसे कि आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, तो ये सेंटेंस जो लिखा गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस लिखा गया है। अगला प्रश्न है, तो करेक्ट मीनिंग, इस फ्रेज का करेक्ट मीनिंग बताना है। टू ब्रिंग टू लाइट, तो टू ब्रिंग टू लाइट जो इसका सही मीनिंग फ्रेज होगा वो कौन सा है। टू रिवील होता है, ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का ए राइट होगा। अगला 40 नंबर को देखते हैं। तो इसको चेंज द फॉलोइंग वर्ड इनटू नाउन सक्सीड, तो इसमें सी ऑप्शन सक्सेस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नाउन में बदल दिया गया। ठीक, सी ऑप्शन सक्सेस राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साइंस का पोर्शन है, साइंस के पोर्शन को लेते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए ऑप्शन को दिखाते हैं, जिससे कि ऑप्शन को आंसर देने में दिक्कत ना हो। उम्मीद है कि ऑप्शन भी दिख रहा होगा। तो एक साधारण सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, आवर्धित होता है और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है। हर्ट्ज है, डेसिबल है, कैंडेला है, मैक संख्या है। तो यहाँ पे आपका हर्ट्ज जो होता है ये ध्वनि से संबंधित होता है, डेसिबल इसकी इकाई होती है, मैक भी ये संबंधित है। बट यहाँ पे कैंडेला जो होता है ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये इससे संबंधित नहीं है। बात करते हैं कैंडेला की, तो कैंडेला जो होती है वो ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। 43 में जो ऊष्मा के क्षैतिज अंतरण को होता है उसको अभिवहन या एडवेक्शन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन पहला है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अभिवहन। इसी के साथ लेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है। तो एस्पिरिन बनाने में जो अम्ल का प्रयोग किया जाता है वो एस्टिक अम्ल होगा, सैलिसाइक्लिक अम्ल होगा, या फिर सक्सनिक अम्ल होगा, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल होगा। कौन सा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे सैलिसाइक्लिक अम्ल जो है ये एस्पिरिन बनाने के
लिए यूज में लिया जाता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हेमेटाइट जो है किस खनिज का अयस्क है, या अयस्क या खनिज है, इसका बताना है। बात करते हैं हेमेटाइट की, तो हेमेटाइट का जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक नाम है Fe2O3। ठीक, तो ये जो लोहे में जंग लग जाती है तो उसको हेमेटाइट जो है उसका अयस्क हो जाता है। तो लोहा यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जंग लगे हुए लोहे को हेमेटाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक, जिसमें 69 यानी 70% कह सकते हैं लौहयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है। आप लोग जब सेब को काट लेते हैं तो जब काटते हैं तो उसके कटे हुए तले पे जो है कुछ ललछा टाइप में जो आ जाता है, काली काली टाइप, धब्बे टाइप में, तो वही जो है इसके अम्ल होता है। तो इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये लगभग थोड़ा हल्के जो है पेय पदार्थों में अगर इसको डाल दिया जाता तो ये खट्टे कर देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, डिलोनिक्स रेजिया रेफिन वैज्ञानिक नाम किसका है। ये शब्द जो लिखे गए हैं ये किसी का वैज्ञानिक नाम है, जैसे कि बरगद का, गुलमोहर का, इमली का या चीकू का। डिलोनिक्स रेजिया रेफिन ये जो वैज्ञानिक नाम है ये आपके गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। मस्तिष्क क्षमता के लिए, आंतरिक आयु के लिए, या फिर आंतरिक ऊंचाई के लिए, या डिस्टेंसीज के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। 48 का भी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि मानव कंकाल परीक्षण जो किया जाता है वो आंतरिक आयु के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। कितनी अस्थियां का तात्पर्य है कितनी हड्डियां होती हैं, सभी लोग को मालूम होगा। एक अगर वयस्क मनुष्य की बात करते हैं तो वयस्क मनुष्य की बॉडी में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 200 होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 206 होती है। ठीक, तो 206 जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृदा जल तनाव किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। 50 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा ये कमेंट करके आप लोग को बताना है। तो मृदा जल तनाव जो उपकरण के द्वारा, जिस उपकरण के द्वारा मापा जाता है वो उपकरण है आपका टेंसियोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टेंसियोमीटर के द्वारा मृदा जल तनाव को मापा जाता है। ठीक, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है ये गणित के पोर्शन से लिया गया है। इसके प्रश्नों को हम लोग, जो कि 20 प्रश्न है, इसको स्किप कर देंगे। और आप लोग को पहले ही बता दिया गया है और पुनः बता दिया जा रहा है कि अगर आप लोग इसके सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को फॉलो कर लीजिए। वहाँ से इसके PDF को लोड करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा नहीं सॉल्व करना चाहते तो हमारे सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, सुबह 8 से 10 मिनट का वीडियो है, उसको देख लिया करें। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है, और बेल आइकन की घंटी को दबाना होगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिल सके। तो चलिए देखते हैं अगले पोर्शन को। अगला पोर्शन है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का। तो इसके प्रश्नों को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 71 का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, इसका पहला प्रश्न है इस पोर्शन का, पटना शहर का पुराना नाम क्या है। चलिए देखते हैं कि पटना शहर का पुराना नाम क्या है। पाटलिपुत्र है, कन्नौज है, कौशाम्बी है, या फिर कपिलावस्तु है। बात करते हैं पटना शहर की, तो इसका पुराना नाम जो था पाटलिपुत्र था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी। चलिए बताइए आप लोग, अजमेर में था, चित्तौड़ में था, जोधपुर में था, या जैसलमेर में था। तो राजपूत राज्य जो था, इस मेवाड़ की राजधानी जो थी वो चित्तौड़ में थी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा चित्तौड़।
बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का वास्तविक माफ कीजिए तात्कालिक कारण क्या था। वास्तविक कारण बोल आवाज़ निकलने जा रही थी, लेकिन यहाँ पे तात्कालिक कारण है। कारतूस वाले चर्बी वाले कारतूस, सैनिक असंतोष, ब्रिटिश सरकार की असफलता या फिर प्रशासनिक सुधार। इसके कारण तात्कालिक कारण जो रहे हैं 1857 की विद्रोह के, तो इसका 57 जो तात्कालिक कारण विद्रोह रहा है वो आपका चर्बी वाले कारतूस थे। ऑप्शन नंबर जो है इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो श्रेणी कौन सी है। लद्दाख तथा पीर पंजाल है, मध्य हिमालय तथा शिवालिक है, अगला है धौलाधर है तथा पीर पंजाल है, अगला है डी ऑप्शन रणज्योति तथा नागडिब्बा है। तो बात करते हैं कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच, जो कुल्लू घाटी जो जिन जिन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है उन पर्वत श्रेणियों का नाम है धौलाधर तथा पीर पंजाल। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि धौलाधर पीर पंजाल के मध्य ये स्थित है। अगला प्रश्न है दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है। पत्ते से, तने से, जड़ से या फिर छाल से। चलिए देखते हैं कि चीनी जो है किस भाग से एकत्र होती है। तो ये पेड़ के छाल से जो है एकत्र होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 76 नंबर का है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। तो बात करते हैं पेरिस की। तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। थेम्स नदी के किनारे लंदन आपका स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, पेरिस सही हो जाएगा। बात करते हैं इसकी, तो ये विश्व की फैशन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? पेरिस को। पेरिस को ही विश्व में फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है और ये फ्रांस की राजधानी है, भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पेरू का सामान्य भारवाहक पशु कौन सा है। ऊँट है, याक है, लामा है या आइबेक्स है। तो 77 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। आप लोग कमेंट करके अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को इतनी देर से हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसका कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए। आप लोग केवल वीडियो को लाइक कर दीजिए, केवल लाइक करने के लिए ही कहा जा रहा है, ना कि कुछ पेमेंट लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 77 का सी सही हो जाएगा। लामा जो भारवाहक पशु होता है पेरू का, ये इसके लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर सी लामा सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 78 की बात करते हैं तो संविधान का भाग 20 जो है, भाग 20 में इसका जिक्र हुआ है। 20वें भाग में जो जिक्र हुआ है अनुच्छेद 368 का, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके तहत संविधान द्वारा जो है संशोधन किया जा सकता है और वो भी संसद जो पारित करेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। केवल कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया है। नाम है बीबी गिरी, HM हिदायतुल्ला, BD जत्ती या फिर उपयुक्त सभी हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में, तो यहाँ पे तीनों जैसे कि A, B, C जो है ऑप्शन तीनों लोगों ने व्यक्तियों ने जो है कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार किया है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर इसमें कहा गया है कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई। तो दशमलव की जो शुरुआत हुई है, जो संख्या के बाद दशमलव लिखा जाता है, गणितों में हम लोग प्रयोग करते हैं, उसका जो शुभारंभ हुआ है वो 1 अप्रैल 1857 में इसकी शुरुआत हो गई थी। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इसी दार्शनिक टंकल प्रणाली को ही
भारत ने जो है खोजा है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। जीरो का भी आविष्कार भारत में ही हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जो कि शिक्षण कौशल का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, तो किस चीज़ का बढ़ावा देता है, चलिए देखते हैं। जैसे कि प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, या फिर तटस्थता की भावना को। तो अच्छा अध्यापक जो बढ़ावा देता है वो बढ़ावा देता है कि तटस्थता की भावना को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास क्या होता है। तो उनके पास जो होता है वो निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी समृद्ध और ज्ञान शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे कि ऑप्शन और प्रश्न सही से दिखने लगे। ठीक, चलिए देखते हैं। विद्यालय में अपने विषय के शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए विद्यार्थी जो है क्या उपाय करना चाहिए। तो यहाँ पे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि सभी गतिविधियों के माध्यम से सीखने में सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को दर्शाती है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा, जो कि परीक्षण द्वारा छात्रों का मूल्यांकन करेंगे, वह कक्षा में ही कार्य करने पर बल देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीखने के लिए आकलन क्या होता है। तो बात करते हैं सीखने के लिए आकलन की। तो सीखने के लिए आकलन जो होता है वो आपका अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा सम किसके सही अनुपात में होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं, दिख रहा होगा ऑप्शन आप लोग को। तो ये जो प्रतीक्षा सम होना चाहिए सही अनुपात का, ये होना चाहिए कि पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय जो होना चाहिए इसका सही अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी बिल्कुल सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न थोड़ा बड़ा है, पढ़ लेते हैं, दो पार्टों में है। पहला लिखा गया है कि एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करती है, तो उसको आप क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है, ये बताना है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन दिख रहा है, कमेंट करके आप लोग बताइए। प्रश्न को पढ़ ही लिए हैं। तो इसमें होता है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य जो होता है सदैव सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों का विकास का प्रयास कर रहा है या कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में है अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ क्या होता है। तो अधिगमकर्ता का स्वनियमन का जो अर्थ होता है वो कौन सा है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। ऑप्शन बड़े बड़े हैं इसलिए ऑप्शन को नहीं पढ़ा जा रहा है, आप लोग ऑप्शन को पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी सही हो जाएगा, जो कि अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता ही जो है अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेते हैं अगले प्रश्न को। 88 नंबर में पूछा गया है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। तो यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। तो ये सामाजिक गतिविधियों के रूप
में जो अधिगम होता है उसका विकास करता है या उसको उजागर करता है। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न जो है सीटेट में आपको देखने को मिले रहे होंगे, जब पेपर आप लोग दिए होंगे तो ये सारे प्रश्न सीटेट की टाइप के हैं। ठीक, ऐसे ही प्रश्न देखने को आपको सुपर टेट में भी मिलेगा, कोई अलग से कहीं से नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 89 का। तो पहला ऑप्शन इसमें लिखा गया है कि कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। तो सीखने की शैली का जो उदाहरण है वो चक्षुष है, संग्रहण है, तथ्यात्मक है या फिर स्पर्श संबंधी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चक्षुष आपका उदाहरण बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यदि बालकों में अंतः व्यक्तिगत संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए कि वह जो है, चलिए उम्मीद है कि ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उसे करना चाहिए कि मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो कि लिया गया है बाल मनोविज्ञान का। बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न जो आपका है जो जिक्र किया गया है, इसमें पूछा गया कि एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है, तो यह क्या होता है। जैसे एक सीखी हुई बात को किसी दूसरे चीज़ में या बारे में जब आप लोग उसको यूज करेंगे तो वो अधिगम का सकारात्मक अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा पहला ही राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए। विद्यालय में विद्यार्थियों को जो खेल खेलने चाहिए, इससे सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो है सामाजिकता बढ़ेगी और दूसरी बात उनके शारीरिक का विकास भी होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा। तो इसमें डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जो कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ठीक, तो हमारे द्वारा जो बताया गया है डी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी कब होता है। चलिए देखते हैं कब होता है। जब विद्यार्थी विषय में रुचि लेते हैं। अगला है शिक्षक को विषय का गहन ज्ञान हो। अगला विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए या फिर एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाए। तो शिक्षण सबसे अधिक जब प्रभावित होगा तब होगा जब विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी। जैसे कि अगर फर्स्ट का लड़का है और जैसे कि कक्षा 1 का लड़का है और उसी के विषय के अनुसार उसको शिक्षा दी जाएगी तो सबसे प्रभावी शिक्षण होगा। ठीक, ना कि उसको 4 का पढ़ाया जाए, तब वहाँ पे शिक्षा जो है गड़बड़ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बाल्यकाल जो होता है वो कितने समय से कितने समय तक होता है। चलिए देखते हैं बाल्यकाल का समय अवस्था क्या है। तो बात करते हैं बाल्यावस्था की। सबसे पहले बात करते हैं शैशवावस्था की। तो शैशवावस्था जो होता है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक माना गया है, सामान्यता माना गया है, किसी के अनुसार नहीं। ठीक, तो अगला प्रश्न जो है और अगला जो बाल्यावस्था है, प्रश्न नहीं है, बाल्यावस्था का जो समय काल है वो 5 या 6 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक है। फिर किशोरावस्था की बात आती है। तो किशोरावस्था 12 वर्ष के बाद 18 वर्ष तक मानी गई है और 18 वर्ष के बाद जो आ जाती है वो आपकी प्रौढ़ावस्था आ जाती है 18 से 40 तक। ठीक, उसके बाद वृद्धावस्था में आप चले जाएंगे 40 के बाद। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बाल्यावस्था को 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु को माना गया है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। कहीं कहीं आपको 5 वर्ष भी मिल जाएगा। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, 5 या 6 वर्ष कह सकते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में है शिक्षा बच्चों की सहायता होती है। तो शिक्षा बच्चों की सहायता जो होती है उनके किस में होती है। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा में जो विकास होता है वो शारीरिक विकास होता है, केवल मानसिक विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। तो सबसे सटीक आंसर मिल गया, सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 95 का ऑप्शन नंबर सी सर्वांगीण, ये ऑप्शन चाहे जहाँ मिल जाए, अगर बच्चे के बारे में सही बारे में बताया गया है तो ये ऑप्शन ही सही हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः किस लिए लाभकारी होता है? चलिए देखते हैं, या हानिकारक होता है या लाभकारी होता है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इसमें जो होता है ये आपका सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सामान्यतः परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना, अरे पहले उसको परिपक्व होना है तभी तो प्रशिक्षित कर पाएंगे, तो पहले प्रशिक्षित कर देंगे तो ये हानिकारक मतलब जो है उसको नुकसान कर देगा। ठीक, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लेते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन को पढ़ते हैं, ऐसे ही मिल जाएगा कि कौन सा कथन सही नहीं है जो अधिगम के लिए सही नहीं होगा। पहला, उसे उचित वातावरण मिलना चाहिए। सेकंड है, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। अगला है, सहायता सामग्री अधिगम में मदद करती है। अगला है, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो जो है बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। परिपक्वता का जो है इससे कोई संबंध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में है, कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है? परिवार है, आर्थिक स्थिति है, स्वास्थ्य है या खेलकूद है? तो यहाँ पे संवेगात्मक विकास को बात किया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो संवेगात्मक विकास को जो सबसे कम प्रभावित करता है वो क्या होता है? तो वो आपका खेलकूद होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है उसको क्या कहते हैं? तो इसमें उसको जो कहा जाता है वो पूर्व नैतिक अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इसके 3 सोपान हैं, जैसे कि आत्म केंद्रित निर्णय है, अगला है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता है, और तीसरा जो होता है वो यांत्रिक अपेक्षिक अभिमुखता होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही पूर्व नैतिक अवस्था सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो कि लिया गया है हमारे महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इनके सभी 4 चरणों को सभी लोग को मालूम ही होता है। पहला जो होता है इनका गामक अवस्था होती है या इंद्रिय गामक कह सकते हैं, तो पहला तो सही है, ये तो सही है। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी सही है। और उसके बाद उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, नहीं ये उत्तर नहीं होता है, ये होता है मूर्त। क्या होता है? मूर्त। तो ऑप्शन यहाँ पे गलत कौन हो गया? यहाँ पे नहीं सम्मिलित है पूछा गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता ही होता है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि सामान्य ज्ञान एवं समसामय की घटना यानी कि करंट अफेयर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं 101 नंबर प्रश्न को। तो इसमें ऑप्शन, इसके ऑप्शन को हम लोग थोड़ा तेज़ी के साथ करते चलेंगे, ठीक, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी होती जा रही है और हमें उम्मीद है कि आप लोग भी थोड़ा सोच रहे हो कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? तो वो राज्य है आपका जो एयर टैक्सी का परिचालन किया गया है वो हरियाणा से किया गया है। हिसार से चंडीगढ़ तक किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। कहाँ से? हिसार से चंडीगढ़ तक। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है? तो ये इसका जो उद्देश्य है वो पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना ही वैक्सीन मैत्री का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पड़ोसी देश का तात्पर्य है जैसे कि अपने श्रीलंका हो गया बगल में, नीचे दक्षिण में, और उत्तर में नेपाल हो गया, और उसके बाद फिर पूरब में म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब हो गए। इनको जो है टीका लगवाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया है उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने
किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये फ्रांस के साथ मिलकर पर्यावरण वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई है? कमेंट करके आप लोग बताएं कौन सा देश है जिसमें यासा जो तूफान आया था ये भारी तबाही मचाई है। 105 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देश है फिजी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सेल से सोमा राय बन गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बहुत ही इजी है, याद करने का तरीका जो है सोमा मंडल सेल। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? डॉक्टर वी शांता का निधन जो हुआ है उनका संबंध जो है वो चिकित्सा से है। जब डॉक्टर हैं तो चिकित्सा ही होंगी। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है पहला ए राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया जिसको DCGI ने कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? 108वीं का ये जो मिला है कोवैक्सीन को मिला है था और कोविशील्ड को मिला था। तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा बी दोनों सही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? चालक रहित का तात्पर्य है कि उसमें कोई जो है यात्री नहीं बैठेगा और वो अपने आप लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चीन है, जापान है, अमेरिका है, रूस है। तो वो जापान के द्वारा घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, जापान। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बन गया है? तो ये कजाकिस्तान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री भी है, स्थलरुद्ध देश जिसको कहा जाता है, ये कजाकिस्तान अपना है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 111वें में ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? चलिए देखते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, जो कि हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न। और 112वें प्रश्न में पूछा गया है कि 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया है इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन ये नई दिल्ली में किया गया है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, दस्तलिक सेकंड थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया गया है? तो दस्तलिक का जो संयुक्त अभ्यास हुआ है ये किया गया है भारत और उज्बेकिस्तान के साथ में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है? तो ये जो मार्च 2021 चेन्नई नौसेना के में शामिल किया गया है उस भारतीय तटरक्षक बल का जहाज जो है वो उसका नाम है ICGS वज्र। ऑप्शन नंबर पहला है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? 15वें में सी ऑप्शन सही होगा, द ग्रेट खली को इसमें शामिल कर लिया गया है। 1 मिनट, 15वें में सी ऑप्शन जो सही होगा, द ग्रेट खली को इसमें शामिल किया गया है, सी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये चिंकी यादव के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि विजय हजारे ट्रॉफी जो होती है 2021 का खिताब उसे किस टीम को दिया गया है? कर्नाटक को, तमिलनाडु को, मुंबई को या सौराष्ट्र को?
तो यहाँ पे तो जो सही होगा वो मुंबई को दिया गया है इस बार। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 2021 में किसको मिला है? मुंबई को मिला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है डीआरडीओ, भारत का आन शान डीआरडीओ द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया है? और लगे हाथ इसरो की बात आ गई तो इसरो के अध्यक्ष के रूप में इस समय कौन कार्यभार संभाल रहे हैं? आप लोग को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका जो स्थान, जिस स्थान से लॉन्च किया गया वो जो है आपका आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? 22, 23, 24, 25 ऑप्शन के रूप में लिखे गए हैं। कौन सा होगा? तो 2023 इसका लक्ष्य रखा गया है, जो कि सभी 100% मार्गों पर विद्युतीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय मूल के 22 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो उनका क्या नाम है? चलिए देखते हैं। और वो भी कितने साल के हैं? 12 वर्ष के हैं। तो इनका नाम जो है वो अभिमन्यु मिश्रा है। ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस भारतीय महिला पहलवान ने माटियो पेलिकोन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोमीटर फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई है? चलिए देखते हैं। बबीता फोगाट हैं, विनेश फोगाट हैं, पूजा चांडा हैं या फिर अलका तोमर है? तो ये जो पहलवान है, महिला पहलवान, ये विनेश फोगाट हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन याद कर लीजिएगा, 20% का राइट आंसर होगा। और वो भी कितने? 58 किलोग्राम में। ठीक, चलिए ये भी ध्यान रखिएगा, 58 किलोग्राम पूछ सकता है कि इन्होंने कितने किलोग्राम कुश्ती में जो है विश्व में 1 नंबर पर इनको रखा गया है, तो 58 किलोग्राम है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? 122 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, उसको बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न 123 की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? 34वीं, 33वीं, 34वीं, 36वीं या 38वीं? तो इसमें जो शामिल किया गया है वो 34वीं टुकड़ी को शामिल किया गया है फोर्स कोबरा में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। बी प्रश्न सही होने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल योजना की शुरुआत की गई है? तो इसमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वात्सल योजना जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो महिलाएं जो बच्चों को जन्म देती हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। उन महिलाओं को पोषण सही रूप से मिल सके इसलिए इस योजना को चलाया गया है। ठीक, चलिए सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश की पर्वतारोही सांग इंग हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो बनाया है ये हांगकांग की है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत किया है? ये सारे प्रश्न आपके याद होने चाहिए। करंट अफेयर बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये सब, और ऐसे प्रश्न ही करंट अफेयर के रूप में आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर जो मिशन हौसला का शुरुआत किया गया था ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 27 का केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलिए देख लेते हैं वो भी। तो इसमें शाही NM को किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो कौन से संगठन है? ICMR है, DRDO है, इसरो है या भारतीय बायोटेक है?
तो उस संगठन का नाम है इसरो। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है विकसित किया है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसरो। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया था। सन तो बीत गया है, कितना रखा गया था ये बताना है। तो ये घाटा का जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था आपका 6.8 का। ऑप्शन नंबर डी 6.8% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर 130 का। तो इसमें पूछा गया है 2021 का आर्थिक सर्वेक्षण जो है किसे समर्पित है। किसान को, दुकानदार को, सैनिक को या फिर कोरोना वॉरियर्स को। तो ये जो समर्पित है ये कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ेंगे अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है ये तार्किक शक्ति का है, रीजनिंग का है। इसके प्रश्नों को हम ऑप्शन को बताएंगे, आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए 31 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें 31 नंबर में जो सही होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे मैंगो को इस तरह से लिखा जाता है तो एप्पल को किस तरह से लिखा जाएगा, तो ये सही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 132 की तरफ। 132 में पूछा गया है कि इसको, ये शब्द जो लिखा गया है इसको इस तरह से लिखा जाता है तो इसको किस तरह से लिखेंगे। तो 132 का ऑप्शन जो सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा सही है या नहीं, ठीक। चलिए मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 133 नंबर में। 133 नंबर में जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ब्लड रिलेशन में जो राजेश से संबंध है इसका होगा कमला का। ये कमला का राजेश से जो संबंध होगा वो माँ का संबंध होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। वहीं पे अगला प्रश्न जो है इसमें यहाँ पे खाली जगह जो लिखा गया है यहाँ पे भरना है। जैसे ये ए 1 नंबर पे है, ई 5 नंबर पे है, के 11 नंबर पे है। तो यहाँ पे स्पेस देखना है और कौन सा शब्द आएगा वो किसका नंबर क्या होता है ये भरना है, ठीक। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा वो आपका यस 19 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न ये रीजनिंग का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पे भी जो है ब्लड रिलेशन का संबंध है प्रश्न है ये। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपका वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देवर इसका संबंध होगा, ठीक। नरेश का माया से जो संबंध होगा वो देवर का संबंध होगा। डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ेंगे सूचना तकनीकी अर्थात कंप्यूटर के प्रश्नों की तरफ। तो कंप्यूटर के प्रश्नों में ईमेल का विस्तारित रूप क्या होता है। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इसको ऐसे कह सकते हैं, या विस्तारित रूप इसका जो होता है। ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को। तो ईमेल का जो विस्तारित रूप होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है। हॉटमेल है, रेडिफ मेल है, या याहू है, या सभी हैं। तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे, ठीक। तो डी ऑप्शन इस उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो कंप्यूटर वायरस जो होते हैं वो ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ये वायरस की खासियत होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है HTML का पूरा नाम क्या होता है। तो HTML का जो पूरा नाम है वो आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है URL का पूरा नाम क्या है। आप लोग सभी जो कंप्यूटर के शॉर्ट रूप में लिखे गए हैं उनके विस्तृत नाम को याद कर लीजिए। आपको प्रश्न में 1-2 नंबर देखने को मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है और एकदम पक्का है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसका जो URL का पूरा नाम है वो आपका यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है और ये अगला प्रश्न जो है ये हमारे जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के प्रश्नों से लिया गया है। चलिए देखते हैं इसके भी प्रश्नों को। तो इसका पहला प्रश्न है प्राथमिक विद्यालय शिक्षिका को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए किस रणनीति को अपनाना चाहिए। यदि शिक्षार्थियों को, किसी विद्यालय में शिक्षार्थिका को प्रेरित करना है तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन थोड़ा बड़ा है, देखने में दिक्कत होगा तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, ठीक। चलिए उम्मीद है कि दिख रहा होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे कि पढ़ने में आ जाए। तो ये है कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
किसी बालक का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है तो आप क्या मानते हैं? पारिवारिक परिवेश के कारण ऐसा होता है, छात्रावास में परिवेश के कारण ऐसा होता है, या फिर मित्रों के साथ रहने से ऐसा होता है, या फिर विद्यालय परिवेश से ऐसा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। अगर किसी बालक का चरित्र ज़्यादा प्रभावित होता है तो वो पारिवारिक परिवेश से होगा। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इधर उधर तो थोड़ा समय के लिए रहेगा, लेकिन इस माहौल में हमेशा लगभग बना रहता है। ठीक, तो इसमें पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संविधान की धारा 30 का संबंध किससे है? तो इसमें धारा 30 जो लिखी गई है ये अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य जो है छात्रों के विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। बाकी सभी गलत हैं, ये सभी गलत है। ठीक है, चलिए उपयुक्त तो दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें छात्रों को विद्यालय छोड़ने के लिए बात किया गया है, तो भी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें करना चाहिए कि अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक नेता के आधारभूत गुण क्या हैं? तो लोकतांत्रिक नेता के जो आधारभूत गुण हैं वो सुनिश्चित सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसी के साथ लेते हैं अगला प्रश्न को। अगले प्रश्न में कहा गया है शिक्षक की सामान्य शिक्षा में क्या शामिल किया जाना चाहिए? तो शिक्षक की सामान्य शिक्षा जो होती है उसमें जो शामिल किया जाना चाहिए वो किया जाना चाहिए कि प्रत्येक शिक्षक प्रजातांत्रिक मूल्यों के संवर्धन हेतु एक पाठ्यक्रम को निर्धारित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस कथन का शिक्षक की नियुक्ति के संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए? चलिए देखते हैं। तो इसमें जो शिक्षक की नियुक्ति के समय संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए वो कथन है कि शिक्षक उत्तम व्यक्तियों का शिक्षण व्यवसाय में चयन करना ही आपका ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रभुत्व की स्थिति में कौन से मुख्य गुण होते हैं? तो 149 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा जो प्रभुत्व की स्थिति में मुख्य गुण के रूप में होता है? जैसे कि सत्ता नेतृत्व होगा, अगला है सत्ता स्थित होगा, सत्ता नेतृत्व स्थित प्रभुत्व सभी होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। इसमें जो होता है वो सत्ता नेतृत्व होना चाहिए, स्थिति होना चाहिए और प्रभुत्व भी होना चाहिए। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सही, जो कि मुख्य गुण के रूप में आएंगे। अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी प्रश्न है। 150 प्रश्न हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो किस बात से ये प्रतिबिंबित करता है? चलिए देखते हैं। प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम, या फिर प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं जो हैं इसके लिए प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं हम लोग। आप लोग बताएंगे जो प्रश्न स्किप किए गए हैं उसको छोड़कर कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही बन रहे हैं। और ऐसे ही वीडियो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत बहुत वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।